हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण विश्व को जो है 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र जो होता है, जिसको टाइम जोन कहते हैं, उसका मान होता है 15 डिग्री या 1 घंटा। 15 डिग्री या 1 घंटा उसका मान होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समय क्षेत्र बदलने पर समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो संपूर्ण दुनिया को जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है, समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा होता है? तो 82 अंश से जो है 30 डिग्री ईस्ट देशांतर तक। ठीक है, भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट देशांतर रेखा है, जो 5 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के जो है ये गुजरती है मानक समय रेखा। ठीक है, तो इन 5 राज्यों को भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो है माउंट नागटिवा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउंट जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है और माउंट मकालू जो है इसका 8,485 मीटर है। नंगा पर्वत जो है, नंदा देवी जिसको कहते हैं, ये जो है 8,126 मीटर है। तीनों ही ये महान हिमालय या हिमाद्री का भाग है। जबकि ये जो नागटिवा है, माउंट नागटिवा है, इसकी ऊंचाई जो है 3,022 मीटर है और ये शिवालिका का भाग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये शिवालिका का भाग है, शिवालिका। और ये सभी जो है ये हिमालय का भाग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील तो सुलर झील है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर स्थित वुलर इसको कहते हैं, ये गलत दिखा है, ये वुलर झील है, वुलर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है वुलर झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस झील में जो है झेलम नदी गिरती है, इसी झील में झेलम नदी आकर के जो है गिरती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप लोग जानते होंगे। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, और गुजरात है। गुजरात तो बोले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तीसरा पूछा है सबसे बड़ा शिखर, तो है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है इसमें, दूसरे पे आता है K2 कंचनजंगा जो होता है, और तीसरा सबसे बड़ा पूछा है तो तीसरा माउंट कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो होते हैं काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी जो है महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। उसका उदाहरण नहीं है ये पूछा है, तो गाय। ठीक है, भारत में एक सिंगी गैंडा जो है, बंगाल टाइगर और ये मिथुन जो है, ठीक है, ये एंडेमिक स्पीसीज है, जबकि गाय इसका हिस्सा नहीं आता है। तो ये तीनों जो है ये स्थानिक प्रजाति में आ जाते हैं। ठीक है, जो वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह है, यानी कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उड़ीसा, उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद आता है झारखंड। ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य माने जाते हैं, जिसमें उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट में जो है 80 से लेकर के 95% तक कार्बन पाया जाता है, इसलिए जो इसको उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। ठीक है, और जो बिटुनस है इसमें 50 से 80% कार्बन होता है। लिग्नाइट में जो है 40 से 55, और पीट में जो है सबसे कम 40 से कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है। तो माजुली में कौन सा राज्य स्थित है? तो वो है असम। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में जो है स्थित है। माजुली का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? माजुली कहलाता है। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है भारत में वो असम में स्थित है, वो माजुली द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो ये गैंडा के लिए। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है। ठीक है, ये भारत के असम राज्य में है। यह उद्यान जो है एक सींग गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों, चीले और तोते आदि भी पाए जाते हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक तक पठार से उद्गमित नहीं हुई है? तो वो है बेतवा। ठीक है, अमरकंटक पठार से जो है सोन हो गया, जुहिला हो गया, नर्मदा हो गया, इन नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। ठीक है, बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है बेतवा नदी, और अमरकंटक से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थल समीर कब चलती है? थल समीर कब चलती है? तो ये रात में चलती है, रात के दौरान जो है थल समीर चलती है। थल समीर जो होता है ये तटीय क्षेत्रों में होने वाली एक हवा, जिसको मनोरंजक हवा के दृश्य के रूप में देखा जाता है। और रात्रि में जो है समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान तो ये असम में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम भारत के बारकोटा जिले में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र तथा वन्यजीव अभ्यारण्य है। मानस अभ्यारण्य में जो है हाथी, चीता, जंगली सुअर आदि वन्यजीव भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो माउंट डायोबोलो दक्षिण अंडमान द्वीप में है, तो ये गलत है। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। और माउंट थुल्लियर जो है ये मध्य अंडमान के द्वीप में है, तो ये भी गलत है। माउंट कोयोबो जो है ये ग्रेट निकोबार में है, ये भी गलत है। सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप में है, ये आपका सही है। ठीक है। तो सैडल पीक जो है ये उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में ऐसा होता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के तलहट से बनी होती है जिसमें पोटास जो है अधिक लेकिन जो है फास्फोरस कम होता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिमी में पंजाब से लेकर जो है संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली हुई है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है? तो मुरादाबाद चमड़ा कपड़ा गलत है। फिरोजाबाद कांच और कांच उत्पादन के लिए सही है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। और कानपुर पीतल बर्तन के लिए ये भी गलत है। वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए ये भी आपका सही है, यानी दूसरा चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिरोजाबाद में जो है, फिरोजाबाद में भारत के सबसे अधिक कांच और चूड़ियाँ सजावट की कांच की वस्तुएं ये सभी जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। और बनारस में जो है हथकरघा हस्तशिल्प की जैसी वस्तुएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूचरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो भूचरण में जो है निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा, ये सभी उसमें योगदान देते हैं। ठीक है। भूक्षरण जिसको हम मृदा अपरदन भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है मृदा कणों का बाह्य कारकों जैसे वायु, जल या गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होकर के बह जाना, उसी को क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। तो ये निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अतिचरण, वर्षा, हवा, ये सभी भूचरण का मुख्य कारक माना जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है? तो ये संधारणीय मत्स्य पालन की कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना, इसके क्षेत्र में इसका ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। औद्योगिक और पुष्पोत्पादन के लिए जो है ये उसमें कोई योगदान इसका नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सरफेस मल्चिंग जो है ये संसाधन संरक्षण तकनीकें हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरफेस मल्चिंग संसाधन संरक्षण तकनीकी का उदाहरण माना जाता है। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को जो है पलवार या मल्च कहते हैं। ठीक है। और पलवार बिछाने की कई प्रयोजन हैं। इसमें भूमि की नमी का संरक्षण होता है, भूमि की उर्वरक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, खरपतवारों को वृद्धि को रोकना होता है। ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल भराव हो जाता है, मृदा लवणता में वृद्धि हो जाती है, इसमें भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, इसमें पौधे की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। तो ये सभी कारण हो जाते हैं जब कहीं पे जल निकासी में दिक्कत आती है और अधिक सिंचाई हो जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो हिमनद मृदा की। ठीक है। हिमनद मृदा की ढुलाई जो है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।